तो हेलो प्यारे बच्चों, मैं प्रवीण चौहान साथ में एक बार फिर से आप सबके पाइप क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत बेहतरीन टॉपिक को कवर करेंगे बेटा, जिसका नाम है कूलाम के नियम का सदिश रूप। एक्चुअली हम लास्ट वीडियो में बात किए थे कि भाई कूलाम का नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उसमें बहुत अच्छे तरीके से कूलाम के नियम को समझाया है, वो आप उसे देख लेना, ठीक है। तो अब जो ये वीडियो है ये है कूलाम के नियम का सदिश रूप। एक्चुअली होता क्या है कि भाई हम इसको समझ नहीं पाते हैं। समझ क्यों नहीं पाते? क्योंकि हम बेसिक से नहीं समझते इस चीज को। लेकिन आज के वीडियो देखने के बाद मैं गारंटी देता हूं कि आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत बेहतरीन लेवल पर मैं आपको इसको कवर कराने वाला हूं, और मात्र कुछ ही समय में। आ जाओ बेटा, कूलाम के नियम का सदिश रूप समझने से पहले आपको मैं बता दूं सदिश किसे कहते हैं, है ना। एक वर्ड में एक मिनट में इसको आप रिवाइज कर लो ताकि आपको सारी चीजें याद आ जाए, है ना। तो सदिश किसे कहते हैं सर? वह राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, है ना। वह राशि जिसमें दिशा व परिमाण दोनों होते हैं। अब एक्चुअली होता क्या है कि हम 11th में इसे सही से नहीं समझते, इसी की वजह से हमें ये नियम समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता ही होता है। लेकिन मैं आपको थोड़ी सी सारी बातें क्लियर करा के चलूंगा। देखो, वह राशि जिसमें दिशा व परिमाण दोनों होते हैं उसे सदिश कहते हैं। और सदिश को जब निरूपित करते हैं तो बेटा ऐसे ए के ऊपर वेक्टर लगा देते हैं, बी के ऊपर वेक्टर लगा देते हैं, ऐसा लिखते हैं कि नहीं लिखते? बोलोगे हाँ जी सर। तो अब क्या है कि यहां पर कूलाम के नियम में लिखना है कि सदिश को निरूपित जब करेंगे तो दिशा बतानी पड़ेगी उसकी या नहीं बतानी पड़ेगी? बोलोगे हाँ जी सर। अच्छा, दिशा बताने के लिए एक स्थिति वेक्टर भी खींचते हैं, स्थिति सदिश कहते हैं जिसे, या विस्थापन वेक्टर भी कह देते हैं, ठीक है, विस्थापन वेक्टर कह देते हैं। तो उसको हम आर से डिनोट करते हैं, स्थिति सदिश को या विस्थापन वेक्टर को आर से। जैसे R12 तो इसके ऊपर कैप लगा दिया, R21 तो इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया भैया? वेक्टर का साइन लगा दिया। अब जैसे R12 है तो ये बता रहा है कि सर ये 1 से 2 की तरफ जा रहा है, और R21 है तो 2 से 1 की तरफ जा रहा है। सदिश की दिशा बता रहा है कि कहां से कहां की ओर जा रहा है। अच्छा, अब बात करते हैं एकांक सदिश। अब ये बोलोगे सर ऐसा क्यों बता रहे हो? क्योंकि मैं आपका पहले बेस बना दूं, उसके बाद कूलाम के नियम पर आएंगे। अच्छा, एकांक सदिश किसे कहते हैं सर? एकांक सदिश तो सर जिसका परिमाण 1 होता है उसको एकांक सदिश कहते हैं। निकालते कैसे हैं एकांक सदिश को? तो मानो कोई भी वेक्टर है ना, उसको एकांक सदिश ए कैप से डिनोट होता है। किससे डिनोट होता है? ए कैप से। और ए कैप बराबर होता है वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। मॉड क्या है? परिमाण होता है। क्या होता है? परिमाण। तो इस तरह से एकांक सदिश निकल आता है। अब बारी आती है कि सर जब कूलाम का नियम लिख रहे हैं तो कूलाम के नियम में इन सब का कहां से प्रयोग होगा, सदिश रूप कैसे लिखेंगे उसका। तो माना भी हमें पता है कूलाम का नियम ये कहता है कि सर अगर इस ब्रह्मांड में कहीं भी 2 आवेश हैं तो वो दोनों आवेश एक दूसरे पर बल लगाते हैं कि नहीं? आकर्षण का या प्रतिकर्षण का, ठीक है। अब इनके बीच की दूरी कितनी होती है? r होती है। मान लो भाई इस पहले वाले ने किस पर बल लगाया? दूसरे पर बल लगाया। पहले वाले ने दूसरे पर बल लगाया, तो ये जो बल लगा ये लगा F12, यानी 1 ने दूसरे वाले पर लगाया। अब ये दूसरा वाला भी किस पर बल लगाएगा? आप बोलोगे 1 पर बल लगाएगा, तो ये हो गया F21, ठीक है। कोई दिक्कत इधर? बोलोगे नहीं सर। अब Q1 से जो बल लग रहा है किस दिशा में लग रहा है? Q2 दिशा में लग रहा है, तो इसकी स्थिति सदिश क्या होगी? अब आप खुद बताओगे सर। इसकी स्थिति सदिश होगी R12, क्योंकि 1 से 2 की तरफ लग रहा है बल। होगी कि नहीं होगी? बोलोगे हाँ जी सर, यही तो समझाया था मैंने। अब Q2 से किधर की ओर बल लग रहा है? आप बोलोगे Q1 की तरफ। तो बताओ Q1 की तरफ बल लग रहा है तो इसका स्थिति सदिश क्या होगा? बोलोगे सर R21, है ना भाई। पहला वाला दूसरे पर लगा रहा है तो R12 इसका स्थिति सदिश बताएगा, और दूसरा वाला पहले पर लगा रहा है तो R21 इसकी स्थिति को बताएगा। क्लियर होगी बात? समझ में आ गया इतना? ठीक है जी। अच्छा, तो अब बाकी वही चीजें लिखनी है कि सर हमने सबसे पहले क्या लिखा कि Q1 के द्वारा Q2 पर एक बल लगता है जो कि F12 होता है, फिर Q2 के द्वारा Q1 पर एक बल लगता है जो कि F21 होता है, ठीक है। अब Q1 के कारण जो स्थिति सदिश है वो R12 है, और Q2 के कारण जो स्थिति सदिश है वो R21 है। तब कूलाम के नियम से, ठीक है, Q1 द्वारा Q2 पर लगने वाला बल, ठीक है, Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला बल
F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R12 का स्क्वायर, यही तो हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, ये स्थिति सदिश है, इसका हमें परिमाण चाहिए क्योंकि दूरी तो परिमाण में लिखी जाएगी, सही बात है ना। तो हम इसीलिए इसका एकांक सदिश निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एकांक सदिश। तो यहां वैल्यू रख देंगे एकांक सदिश की, तो ये हो जाएगी सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे, इसकी जगह आ जाएगा परिमाण आपका मॉड आ जाएगा। मॉड को सीधा सीधा ऐसे ही दिखा देते हैं, R12 का स्क्वायर और यहाँ R12 का कैप लग जाएगा। यही तो हो गया सारी वैल्यू। ये बटे में ये होता है, जब किसी का सदिश निकाल रहे होते हैं तो ये बटे में ये बटे में परिमाण, ये बटे में परिमाण, हो गया जी सारी बातें क्लियर। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, इसी प्रकार आप बोलोगे Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल, ठीक है, Q1 पर लगने वाला बल। तो यहां से भी एक बल लगेगा, वो कितना लगेगा? F21। तो F21 कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R21 का स्क्वायर। इसका भी एकांक सदिश रख देंगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R21, ये परिमाण हो गया और यहाँ R21 का कैप लग गया, एकांक सदिश रख दिया इसका। बात क्लियर हो गई? बस इतना करके दिखाना है। अब एक और बात बताओ, तुमने एक और चीज पढ़ी होगी कि बेटा कभी भी जो सदिश होता है, A सदिश B के बराबर हो सकता है, लेकिन दिशा क्या होगी? विपरीत होगी। दिशा क्या होगी? हमेशा विपरीत होगी। तो मैं यहां से आपसे पूछ रहा हूं, R1 किधर जा रहा है? R12 इधर जा रहा है, R21 इधर जा रहा है, बीच की दूरी बराबर है। बीच की दूरी क्या है? बराबर है। तो आप कहोगे सर R12 R21 के बराबर है, परंतु कैसा है? विपरीत है। अगर ये सदिश विपरीत है तो आप मुझे बताओ इस सदिश की वैल्यू, भाई F12, भाई ये सदिश ही तो है, बाकी सब तो सेम ही है, सदिश स्थिति सदिश ही तो लेना है, ये भी बराबर है परंतु विपरीत है। जब ये वैल्यू यहाँ और यहाँ रख दोगे तो आप ये कहोगे सर F12 भी F21 के बराबर है परंतु विपरीत है। यही तो हो जाएगा, भाई वैल्यू रख दोगे आप तो एक नेगेटिव आ जाएगा। तो ये बताता है, इसका महत्व भी यहीं से निकल कर आ जाता है कि कूलाम के नियम का क्या महत्व है। तो कूलाम के नियम से न्यूटन का तीसरा नियम प्रूव हुआ या नहीं हुआ? न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है कि बराबर परंतु विपरीत बल होता है। किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाएं तो वह बराबर तथा विपरीत बल कर लगता है। तो भैया ये भी हो गया वही वाली बात। तो कूलाम के नियम से हम क्या कर सकते हैं? न्यूटन के तीसरे नियम को भी प्रूव कर सकते हैं, ये इसका महत्व है। तो कूलाम का नियम ये बताता है कि दो बल बराबर परंतु विपरीत होते हैं। ठीक है, तो ये कूलाम के नियम का सदिश रूप है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और इतना होती है कि ये बेस अगर क्लियर होता है तो आप कुछ भी उसमें आराम से ऐड कर लोगे, अगर बेस ही क्लियर नहीं है तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम ऐसे ही आराम से मजेदार तरीके से आपको सिखा सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में।